आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और जो चैप्टर है उसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर में हमने मैकेनिक्स में जो अभी तक सीखा है वो सारे कॉन्सेप्ट हम कहीं ना कहीं इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो आपने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सब आपको फील आएगी कि किसी एक सिंगल क्वेश्चन में आज आप सारे सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो। आप यहां पे काइनेमैटिक्स के भी कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आप यहां पे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के भी कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आप यहां पे वर्क पावर एनर्जी के भी कॉन्सेप्ट यूज करोगे, आप सेंटर ऑफ मास के भी कॉन्सेप्ट यूज करोगे। तो बेसिकली स्टार्टिंग से लेके अभी तक हमने जो मैकेनिक्स में सीखा है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस सिंगल चैप्टर में आ जाते हैं। तो इसलिए काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और अभी तक हम लोग पढ़ के आ चुके हैं क्या? ट्रांसलेटरी मोशन, कि अगर कोई पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है तो उसका मोशन कैसे होता है, उसके मोशन की स्टडी कैसे करना है, वो सब हमने सीखा है। और उस समय हमने काइनेमैटिक्स की बात की, एनएलएम की बात की, वर्क पावर एनर्जी है ना, सेंटर ऑफ मास, इन सब के बारे में बात की। अब सवाल यह है कि अगर कोई पार्टिकल ट्रांसलेट नहीं कर रहा होता, अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा होता, ठीक है, तो उसके मोशन की स्टडी कैसे करते, वो हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर में, रोटेशनल डायनामिक्स में। तो हम यहां पे हमने जो ट्रांसलेटरी मोशन में पार्टिकल के मोशन के लिए जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हम वही कॉन्सेप्ट सेम एनालॉजी के साथ, कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मैथमेटिकल चीजें अलग होंगी, बट जो एनालॉजी है, जो स्टडी करने का तरीका है, कहीं ना कहीं हम वही सेम चीजें अप्लाई कर रहे होंगे रोटेशनल डायनामिक्स में, ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीजें नहीं होंगी, डिफरेंस होगा काफी हद तक, लेकिन एनालॉजी जो होती है कि कैसे सोचना है, कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है, या जो वहां पे हमने सीखे हैं कॉन्सेप्ट कि पहले हमने काइनेमैटिक्स की बात की, फिर हमने एनएलएम की बात की, फोर्सेस के बारे में, फिर हमने वर्क एनर्जी के टर्म में स्टडी करना शुरू किया, तो उसी हम सीक्वेंस में यहां भी स्टडी करेंगे। तो रोटेशनल डायनामिक्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी इंटरेस्टिंग होता है, इसमें पढ़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी होगा क्योंकि यहां पे सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पे होगा क्या, जो पढ़ने का अपना स्ट्रक्चर है वो यही रहेगा कि पहले तो हम रोटेशनल डायनामिक्स की स्टडी करने के लिए कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सीखेंगे, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेंगे उसके बाद हम प्रॉपर स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। और हमें ट्रांसलेटरी मोशन आता है, तो ट्रांसलेटरी मोशन में जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, जो एनालॉजी सीखी है, उसी एनालॉजी के हेल्प से हम रोटेशनल मोशन की स्टडी को कर पाएंगे, ठीक है। काफी इजीली तरीके से कर पाएंगे एक्चुअली। तो कहानी शुरू करते हैं, ठीक है। याद करो, हम लोगों ने जब ट्रांसलेटरी मोशन स्टार्ट किया था कि कोई पार्टिकल ट्रांसलेट कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग इनर्शिया की बात करते हैं, ठीक है। और इनर्शिया जो है, हम इनर्शिया को जो मेजर करते थे वो मास के थ्रू करते थे, कि हमारे पास एक कार है, एक ट्रक है, ठीक है। कार रेस्ट पे है, ट्रक रेस्ट पे है। तो अगर मुझे कार की स्टेट चेंज करनी है तो मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था एज कंपेयर टू, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था कार में, और ट्रक वाले केस में मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा था। तो हम क्या बोलते थे कि ट्रक का जो इनर्शिया है, ट्रक जो रेस्ट पे रहना चाहता है, ठीक है, तो ट्रक का जो इनर्शिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कार। और ये हम किससे देखते थे? मास के थ्रू देखते थे। तो हम बेसिकली जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, तो अगर मैं ट्रांसलेशनल इनर्शिया की बात करूं तो मास उसका मेजर होता है, ठीक है। अगर मैं मास को बोलना चाहूं तो आप बोल सकते हो मेजर ऑफ ट्रांसलेशनल इनर्शिया। लेकिन अगर मुझे रोटेशनल इनर्शिया की बात करनी है, ठीक है, तो रोटेशनल इनर्शिया के लिए कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू आप चेक करोगे? तो यहां पे आप रोटेशनल इनर्शिया जो है वो आप चेक करते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू। तो ये एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। पहले हम ये सीखेंगे कि किसी भी बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, और एक बार जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीख जाएंगे उसके बाद हम लोग रोटेशनल मोशन की स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग मेनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा चैप्टर है वो है रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक है। और रोटेशनल डायनामिक्स में हम सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है
वो क्या डिफाइन किया गया है? तो ये है बेसिकली मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। तो आप जो रोटेशनल इनर्शिया है उसको आप मेजर करते हो किसके थ्रू? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के थ्रू। अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसका रोटेशनल इनर्शिया ज्यादा है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है तो उस बॉडी का रोटेशनल इनर्शिया कम है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो वो हम क्या करने वाले हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले कि अगर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल होता तो उसका हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हो। फिर हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसे सिस्टम ऑफ सिंगल पार्टिकल्स होते तो कैसे निकालते। और ये जो पार्टिकल है पॉइंट पार्टिकल है, ठीक है, या रिजिड बॉडीज है। और देन हम बात करना स्टार्ट करेंगे किसके बारे में? कंटिन्यूअस मास बॉडी के बारे में। तो जैसे हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा था, काफी हद तक उसी तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने क्या डिफाइन किया है, जरा पहले उसकी थोड़ी फील ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल of single point particle। अगर हमारे पास एक पॉइंट पार्टिकल है जिसका मास है m, ठीक है, और ये है हमारी एक एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट ये पार्टिकल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये है वो हमारी एक्सिस और ये है पार्टिकल, और इस एक्सिस से इस पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं बात करूं इस पार्टिकल का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इस पार्टिकल का नाम अगर a बोलूं, ऑफ a अबाउट एक्सिस, ठीक है, तो हो सकता है कि यहां पे हम डिफरेंट एक्सिस के टर्म में बात कर रहे हो। तो अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना हो, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो हमारे एक्सिस पे डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है अभी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जिस एक्सिस के अबाउट निकालते हो, मान लो इस एक्सिस को नाम दे देता हूं एक्सिस 1, ठीक है, एक्सिस 1 नाम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए अबाउट एक्सिस A1 बोल दूं मैं इसको, अबाउट एक्सिस 1, इसको मैंने बोला कि ये आएगा IA। तो IA जो हमारा होता है वो होता है mr²। ये है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो डिफाइन किया गया है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिफाइन किया है किसी भी पार्टिकल के लिए जिसका मास m है और जिस एक्सिस का आउट निकाल रहे हैं उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। यहां पे m क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, और यहां पे r जो है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस। आप जिस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हो उस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपने r डिफाइन किया है। तो किसी भी सिंगल पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिफाइन किया गया है क्या? mr²। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने mr² डिफाइन किया गया है, तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट जो आपको पता रहना चाहिए वो ये है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है, किस पे डिपेंड कर रहा है अपना? ये अपना डिपेंड कर रहा है मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस।
आप जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उस एक्सिस के अबाउट आपका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। मतलब किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये आपका डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पॉइंट। मास डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज पे डिपेंड करता है, आपकी मास डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो ये आपका डिपेंड करेगा मास डेंसिटी पे। सेकेंड, ये आपका डिपेंड करता है, मैं अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं तो मास डिस्ट्रीब्यूशन ये डिपेंड करेगा शेप और साइज पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मास डेंसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है और ये आपका भी डिपेंड कर रहा है शेप या साइज। और सिंस हम ये मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्सिस की बात कर रहे हैं तो आपका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप किस एक्सिस के बारे में बात कर रहे हो। या आप ऐसे बोल दो कि पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि आपकी एक्सिस ये वाली है या आपकी एक्सिस ये वाली है। आप किस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हो वो है, ठीक है। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या डिफाइन किया किसी सिंगल पार्टिकल के लिए, mr²। और ये डिपेंड करता है आपका मास डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, या आपका डिपेंड करेगा शेप और साइज पे, और ये आपका डिपेंड करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, ठीक है। कैसे डिपेंड कर रहा है मास डेंसिटी पे, कैसे डिपेंड कर रहा है शेप और साइज पे, कैसे डिपेंड कर रहा है एक्सिस पे, ये सारे पॉइंट्स मैं अभी धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। अभी हमने शुरुआत की, हमने पढ़ना शुरू किया है, तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा लेक्चर में ये सारे पॉइंट एक एक करके अपने आप क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो मैंने बहुत ही सिंपल सी बात बोली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने डिफाइन कर दिया क्या, mr²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये है हमारा मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, कि अगर कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन में है, आपका उसका ओमेगा चेंज करना चाहते हो, तो ओमेगा चेंज करने में जो रेसिस्टेंस आपको फील होगा, ठीक है, दैट इज आपका इनर्शिया। तो रोटेशनल इनर्शिया का जो मेजर है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मैं थोड़ा और आगे बात करता हूं इसके बारे में, ठीक है, कि चलो आपने सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन कर दिया। अब मान लो आपके पास एक सिंगल पार्टिकल नहीं होता, आपके पास होता सिस्टम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स, आपके पास पॉइंट पार्टिकल्स का एक सिस्टम होता, कि आपके पास एक पॉइंट पार्टिकल नहीं है, आपके पास बहुत सारे पॉइंट पार्टिकल हैं। तो मान लेते हैं ये आपकी एक्सिस है, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं, तो इसको हमने बोल दिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। हाँ, यहां पे ये है हमारा पार्टिकल 1 मास m1, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1। ये है आपका पार्टिकल 2 मास m2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2। सिमिलरली ये है आपका पार्टिकल 3 m3 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r3। सिमिलरली यहां पे है आपका पार्टिकल 4 मास m4 और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r4। हम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में मान लो हमारे पास, जैसे इस पर्टिकुलर केस में हमने 4 बॉडीज ली है, 4 हो सकती है, 5 बॉडी हो सकती है, ठीक है, और वो किसी भी साइड रखी हो सकती है। हो सकता है जैसे 2D प्लेन में दिख रहा है तो ये +x के लॉन्ग है, -x के लॉन्ग है। अगर 3D प्लेन में बात करूं तो एक बॉडी यहां पे, एक बॉडी यहां पे, एक बॉडी फिर यहां पे है, एक बॉडी फिर यहां पे होती, ऐसे डिफरेंट पोजीशंस पे बॉडी रखी हुई है और हर एक से मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मतलब है। तो एक से डिस्टेंस r1 है, एक से r2 है, r3 r4, इस टाइप की कहानी है। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम की बात करनी है कि इस सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो बहुत सिंपल सी कहानी है कि आप बॉडी 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ठीक है, I1, ये जो बॉडी 1 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। और आप किस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो, आप इस एक्सिस के अबाउट बात कर रहे हो, तो इस बॉडी 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस निकाल दिया आपने। सिमिलरली ये जो आपकी बॉडी 2 है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। सिमिलरली ये जो बॉडी 3 है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिमिलरली बॉडी 4, जितनी भी बॉडी हैं सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के आप उनको डायरेक्टली ऐड कर दो। और शायद ये चीज देख के समझ में आ गई होगी कि mr² इज अ स्केलर क्वांटिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, r का स्क्वायर कर रहे हैं और m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीनों चीज स्केलर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारी स्केलर क्वांटिटी डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे सिस्टम का निकालना होता तो क्या लिखता मैं, ये बॉडी 1 का होता m1r1², बॉडी 2 का होता m2r2², बॉडी 3 का होता m3
r3 स्क्वायर, ऐसे ही बॉडी 4 का होता m4 r4 स्क्वायर एंड सो ऑन। जितनी बॉडी है सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस तरीके से निकाल सकते थे। तो ये है आपका किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका। और हमारे सिस्टम में सारे पार्टिकल कैसे हैं? पॉइंट पार्टिकल्स हैं। इसी चीज को अगर आप और बेटर तरीके से लिखना चाहो मैथमेटिकली, तो आई सिस्टम जो है उसको आप डिफाइन कर सकते हो, ये क्या है? आपने सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम कर दिया, एम आई आर आई स्क्वायर, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम। जिस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है उस एक्सिस के अबाउट आप बॉडी 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, बॉडी 2 का निकालो, बॉडी 3 का निकालो, सबको स्केलर सम के थ्रू ऐड कर दो। बहुत सिंपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकालना। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, ठीक है, और उसके थ्रू ये चीज आपको क्लियर होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल कैसे रहे, ठीक है। और यहां पे मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? मैं यहां पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो जैसे कि मान लो आपके पास एक सिस्टम गिवन होता और इस सिस्टम में ये कुछ 3-4 बॉडी रख लेते हैं। मान लेते हैं एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे ये सारी बॉडी रखी हुई है। और डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस को मैंने बोल दिया L, इसको भी L बोल दिया, इसको भी L बोल दिया, इसको भी L बोल दिया। हर एक का मास कैसा है? M है, ठीक है। बॉडीज के नाम रख देते हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारे पास सिस्टम है। अब इस सिस्टम में यहां पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने को बोला जाता, ठीक है। तो मान लेते हैं जैसे ये चारों बॉडीज को हमने कनेक्ट करके रखा होता है, किससे? मासलेस रॉड से कनेक्ट करके रखा होता। इनको मैंने कनेक्ट किया है बट वो रॉड कैसी है? मासलेस है, तो उसका तो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा नहीं। जिस बॉडी का मास ही 0 है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। तो अब मैं यहां पे ये 4 बॉडी है, इस सिस्टम को मैं कैसे घुमा सकता हूं? इस सिस्टम को मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमा सकता हूं, मानते हो कि नहीं? ये एक्सिस होती, इसके अबाउट ऐसे घुमा सकता था मैं। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता, लेट्स सपोज उसका वो आता I1। सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज I1, ये आपको निकालना होता। सिमिलरली घुमाने का तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप इस एक्सिस के अबाउट घुमा दो, आप इस एक्सिस के अबाउट पकड़ के ऐसे घुमा दो पूरी बॉडी को, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, एक बॉडी का, एक सिस्टम का। सिमिलरली आप चाहो तो इस पूरे सिस्टम को इस एक्सिस के अबाउट घुमा सकते हो, ये जो एक्सिस है, तो इसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा? I3 आता है मान लो। और हो सकता है कि इस पूरे सिस्टम को आप यहां से वर्टिकली इस प्लेन के बाहर एक एक्सिस निकल रही होती, उसके अबाउट घुमा देते, तो उसके अबाउट घुमा देते तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I4 आता। मतलब मैं जैसे जैसे एक्सिस चेंज करता जा रहा हूं मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाएगा। ये I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, ये I3 आ रहा है, ये I4 आ रहा है। अब निकालते हैं क्या वैल्यू है I1, I2 और I3 की, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस 1, अबाउट एक्सिस 2, अबाउट एक्सिस 3, अबाउट एक्सिस 4। तो बेसिकली आपसे I1, I2, I3 यही पूछेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो आप बोलोगे बहुत सिंपल सी कहानी है। लेट्स सपोज मुझे I1 निकालना होता, तो I1 क्या होता कि इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप क्या करोगे? आप बॉडी A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे, बॉडी B का निकालोगे, बॉडी C का निकालोगे और बॉडी D का निकालोगे। किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस से बॉडी 1 का अगर मैं निकालना चाहूं तो मास तो m है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, ये चीज समझ में आ रही है। सिमिलरली इस बॉडी का मास तो m है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसका? C, तो बॉडी C के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है? तो वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। तो जो I3 हो जाता, IC जो हो जाता, वो आ जाता m इंटू L स्क्वायर। सिमिलरली इस बॉडी D का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? L है, तो m इंटू L स्क्वायर। तो इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते इस सिस्टम का अबाउट एक्सिस 1, और क्या होता वो? तो वो आ जाता हमारा 2mL स्क्वायर। ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस 1।
सिमिलरली आपसे पूछा जाता कि ये बताओ I2 इस एक्सिस के अबाउट बताओ, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते, तो फिर आप फिर से वही करते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी 1 प्लस बॉडी सी, बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी एंड बॉडी डी। तो बॉडी ए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट 0 आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कितना है, 0 है। बॉडी बी का ml² आ जाएगा, बॉडी सी का ये भी ml² आ जाएगा, और बॉडी डी का कितना आ जाएगा, 0। तो I2 भी कितना आ गया, ये आ गया हमारा 2ml²। तो हो सकता है आप डिफरेंट एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हो और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाए, जरूरी नहीं आएगा सेम, वो तो हो सकता है कि किसी किसी केस में इत्तेफाक से सेम आ जाए। जैसे मैं एक्सिस 3 के अबाउट निकालूंगा और एक्सिस 4 के अबाउट निकालूंगा, देखना आंसर्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो मैं निकालता हूं I3, तो मुझे I3 निकालना है एक्सिस 3 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो निकालते हैं। तो I3, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बॉडी ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा और ये लेंथ L है, ये टोटल लेंथ L√2, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/√2। तो बॉडी ए के अबाउट कितना जाता, ये आ जाता m इंटू L/√2 का स्क्वायर। बॉडी बी के लिए, बॉडी बी तो उसी से पास हो रहा है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। बॉडी सी के लिए ये आ जाएगा m, डिस्टेंस फिर से L/√2, और बॉडी डी तो वहीं से पास हो रही है। तो कितना आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ जाएगा m L²/2 प्लस 0 प्लस mL²/2 प्लस 0। कितना आ गया, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आ जाएगा mL²। शायद देख पा रहे हो कि जो आंसर है वो डिफरेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि आपने एक्सिस चेंज की तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे या डिफरेंट आ जाए, लेकिन डिपेंड तो करता है, ठीक है। वो इत्तेफाक था कि I1 और I2 सेम आ रहे हैं, और एक्चुअली I1 I2 सेम आना इत्तेफाक भी नहीं है। ध्यान से देखोगे तो I1 के अबाउट जैसा मोशन होगा वैसा ही मोशन तो I2 के अबाउट होगा। क्या ही डिफरेंस है, एक में वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, एक में हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है, एक में ऐसे कुछ मूव कर रहा है, एक में ऐसे कुछ मूव कर रहा है, तो बात तो सेम ही है, ठीक है, क्योंकि जो अरेंजमेंट है वो आइडेंटिकल है I1 और एक्सिस 1 और एक्सिस 2 के लिए। लेकिन एक्सिस 3 के लिए अरेंजमेंट डिफरेंट है एज कंपेयर टू एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आना भी चाहिए। मैंने क्या बोला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एन एक्सिस। इस एक्सिस 1 और एक्सिस 2 क्या दोनों के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, देख के देख, शायद देख पा रहे हो। और एक्सिस 3 के अबाउट जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग है एज कंपेयर टू एक्सिस 1 एंड एक्सिस 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों का सेम आना इत्तेफाक नहीं था, आना भी चाहिए था क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन ही सेम निकला। और I3 के अबाउट डिफरेंट आना चाहिए क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है। देन हम बात कर रहे हैं I4 के अबाउट, तो I4 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो फिर से इन सबका सम करोगे, और सम करोगे तो फिर से यहां देखो कि इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस कौन सी है, ये प्लेन के बाहर जो एक्सिस बाहर निकल रही है इसके अबाउट पूछ रहे हैं। तो इस एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो I1 कितना आ जाएगा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आ जाएगा L/√2, तो m L/√2 का स्क्वायर। B के लिए भी डिस्टेंस L/√2 है ये वाला, तो m L/√2 का स्क्वायर। C के लिए भी डिस्टेंस कितना है, L/√2, तो m L/√2 का स्क्वायर। D के लिए भी डिस्टेंस कितना है, L/√2, तो m L/√2 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे ये कितना लिखा हुआ है, mL²/2, तो 4 टाइम्स mL²/2। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I4 अबाउट एक्सिस 4, ये आ जाएगा 2mL²। ठीक है, तो इस एग्जांपल से क्या चीज समझ में आ रही है वो मैं बताता हूं। इस एग्जांपल से हम लोगों ने ये चीज सीख पाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगा कि आप जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो उस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, तो हाँ, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पे डिपेंड करता है। हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमारा जो अरेंजमेंट है उसका शेप और साइज कैसा है। ठीक है, या सिंपल सी लैंग्वेज में बोले तो उस एक्सिस के अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बस उतने से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आई थिंक थोड़ी सी तुम्हें फील आना स्टार्ट हो जाएगी कि अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल रहे हैं। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जहां पे आपको क्या करना है, ऐसा सिस्टम गिवन होगा
और आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस गिवन होगी। आपको हर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए बोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो आपको निकालना है। तो चलो फिर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। ओके, सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी कहानी है कि ये मास m है, ये 2m है, ये 3m है, ये डिस्टेंस d है, 2d है, ठीक है। आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर इस पॉइंट मास से पास होते हुए जो एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I2। तो आपको I1 I2 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे क्या है कि ये 4 मास है, इक्वल मास है, और ये डिस्टेंस d है, d है, d है, d है, ठीक है, एक स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखे हुए, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I4 है। कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोन में हर एक साइड d है, ठीक है, हर एक मास जो वर्टेक्स पे रखा हुआ है वो m है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, इस प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होते हुए जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, और यहां से जो एक्सिस पास हो रही है उसके अबाउट I3, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि यहां पे हमारे पास ये ओरिजिन है, ठीक है, और इस ओरिजिन से डिस्टेंस d पे मास m रखा हुआ है, फिर एक और मास m है, ऐसे हमारे पास 100 मास रखे हुए हैं, ठीक है, और हर एक कितने डिस्टेंस पे, dd डिस्टेंस पे। आपको बताना है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखोगे तो यहां पे भी x एक्सिस और y एक्सिस पे क्या बोला गया, x एक्सिस पे मास रखा हुआ है m, 2m, 3m, 4m अप टू 100m, ऐसे 100 मास रखे हुए, हर एक के बीच डिस्टेंस कितना है, a डिस्टेंस है, डिस्टेंस a d नहीं है, इस बार d a डिस्टेंस है, और y एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज I1। तो आपको वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करने का टाइम मिलेगा 10 मिनट, फटाफट सॉल्व करो। चलो देखते हैं। चलो आई थिंक सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। तो करना क्या है, यहां पे आप इसके अबाउट निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, तो I1 जो है अगर मैं इनको नाम देना चाहूं तो इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है। तो A का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, B का 0, तो 0 + 0 आएगा सिर्फ C की वजह से, C की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, मास है 3m और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 2d, तो 2d का स्क्वायर कितना आ गया, ये 4 × 3 12md²। ये है हमारा I1 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मैं I2 निकालना चाहूंगा तो I2 निकालूंगा, तो I2 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप A का देखोगे तो A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा, और ये 2d है, ये डिस्टेंस d है, तो ये कितना हो जाएगा √5d, तो ये आ जाएगा m × d² प्लस इसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा 2m × डिस्टेंस 2d का स्क्वायर, और इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 0 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 5md² प्लस ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 4 × 2 8, 8 + 5 13। ये हमारा I2 की वैल्यू होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चले, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास ये स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखा हुआ है, यहाँ पे हमको I1, I2, I3 और I4 निकालना है, तो निकालते हैं। सबसे पहले इस एक्सिस का अबाउट निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एंगल कितना है यहाँ पे ये जो एंगल है यह है हमारा 45 डिग्री, ठीक है, ये एंगल भी 45 डिग्री है, स्क्वायर के वर्टेक्स पे रखा हुआ है। तो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना चाहोगे तो ये डिस्टेंस d है, तो ये कितना हो जाएगा, d/√2 हो जाएगा। तो
तो अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे I1, तो I1 के लिए आप देखोगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो क्यों ना मैं एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ट्वाइस कर दूं, और एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है m इंटू डिस्टेंस कितना है d/√2, mr स्क्वायर का ट्वाइस, इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है d√2, तो ये आ जाएगा प्लस m इंटू d√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे 0 है इसलिए। तो यहां से आंसर कितना आएगा, तो ये देख लो, ये आ जाएगा md स्क्वायर प्लस 2md स्क्वायर, आपका I1 जो है वो आ जाएगा 3md स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। अब मुझे निकालना है I2, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये d/√2, और सेम ये डिस्टेंस है। तो अगर मुझे I2 निकालना है तो क्यों ना मैं एक का निकाल के डबल कर दूं, तो एक का निकालूंगा तो m इंटू डी स्क्वायर m, और ये d कितना है d/√2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा md स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, I2 भी निकाल लिया। अब मुझे निकालना है I3, तो क्या आपको देख के समझ में आ रहा है कि I1 और I3 सेम है, I1 और I3 सेम है, शायद समझ पा रहे होगे कि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन I1 के अबाउट है वही मास डिस्ट्रीब्यूशन I3 के अबाउट है। अब मुझे और क्या निकालना है, I4 भी निकालना है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। चाहो तो आप इसके अबाउट निकालो, चाहे आप निकालो I2 के अबाउट, तो वो दोनों के दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे हैं, सेम है। तो आपने जो I2 के अबाउट निकाला है वही आपका किसके अबाउट आएगा, I4 के अबाउट, वही आपका I4 की वैल्यू भी आएगी। तो एक्सिस 1 और एक्सिस 3 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, एक्सिस 2 और एक्सिस 4 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है। क्यों, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है। तो रेगुलर हेक्सागोन है तो पहले डिस्टेंसेस देख लो कि यहां पे होता क्या है। सेंटर से अगर मैं बात करूं तो सेंटर से ये हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, हमारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, और ये जो एंगल है हर एक कितना एंगल से होता है, 60 डिग्री होता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये साइड A है तो ये साइड भी D होगी, और ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30 आ गया ऊपर वाला, यह एंगल भी 30 आ गया, और ये डिस्टेंस D है। तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, D का cos 30। अब मुझे निकालना किसके अबाउट है, मुझे I1 के अबाउट बात करनी है। तो अगर मुझे I1 निकालना है तो I1 इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा, तो किसी एक का निकाल के ट्वाइस कर दूं, तो किसी एक का निकाल के ट्वाइस कर देंगे। एक का निकाल लेते हैं इस वाले का, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है m, और d डिस्टेंस कितना है, तो ये है d का cos 30 d√3/2। कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से सेम आएगा इस एक्सिस के अबाउट। तो क्या करें, किसी एक का निकाल के ट्वाइस कर देंगे, और एक का निकालते हैं तो इसका निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना है, ये है d√3/2। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी d√3/2 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो आ जाएगा d√3। तो ये आ जाएगा m इंटू d√3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना md स्क्वायर, तो 3md स्क्वायर बाई 2, तो 3md स्क्वायर बाई 2, और वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6md स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा कितना आ गया, 12 + 3 15 md स्क्वायर बाई 2। ये हमारा I1 की वैल्यू है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अब हम लोग बात कर रहे हैं I2। तो I2 क्या है, ये जो सेंटर है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेंटर के अबाउट अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखोगे कि हर एक का डिस्टेंस सेम है, हर एक बॉडी का डिस्टेंस d है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। तो ये डिस्टेंस भी d है, ये डिस्टेंस भी d है, ये भी d है, ये भी d है। तो सारे बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। तो किसी एक का निकाल के 6 टाइम कर दूं, एक का निकालोगे m इंटू डी स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 6md स्क्वायर। सिमिलरली आपको निकालना है I3। आप I3 निकालोगे तो I3 में इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस आपकी ये है। तो
आप क्या करो, आप यहां पे देखोगे कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आ रहा है किसी एक मास का, वही चारों मास का आ रहा है। तो किसी एक का निकाल के 4 टाइम्स कर देते हैं, किसी एक का निकाल लो, इसका निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा m इंटू डिस्टेंस कितना है d√3/2। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3md²। समझ पा रहे हो? तो हर एक क्वेश्चन में करना वही है कि एक्सिस से आपके जिस पार्टिकल का निकालना है उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लो और md² फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सीरीज बनेगी r² वाली, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी r³ की सीरीज बनेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं, अगर आपको निकालना है I2, तो I2 तो आप देख के समझ पा रहे हो 0 होगा, राइट। यहीं से एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे 0 आएगा, क्योंकि हर एक से डिस्टेंस 0 है, क्योंकि हर एक पार्टिकल उसी एक्सिस पे रखा हुआ है। लेकिन I1 निकालोगे तो I1 क्या निकालोगे, तो यह आ जाएगा आपका m इंटू a² प्लस m इंटू 2a² प्लस m इंटू 3a² प्लस m इंटू 4a²। यही चल रहा है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस कितना है, d बोला गया है। चलो मैंने डिस्टेंस a लिख लिया है, a लिखो d लिखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कहां तक है, अब टू m इंटू 100a², कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया है, यहां से आप ma² कॉमन ले सकते हो, और ये आपकी सीरीज बन गई है 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² अप टू 100²। आपकी r² की सीरीज है, और r² का सम क्या होता है, तो ये आ जाएगा ma², सम होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1, तो 200+1 201 डिवाइड बाय 6, ये सम होता है। तो ये हमारा I1 का आंसर होगा। समझ में आया? सिमिलरली जब आप सॉल्व करोगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहां आप सॉल्व करने जाओगे इसको, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप I1 निकालोगे, I1 आ जाएगा m इंटू a² प्लस वो कितना है 2m इंटू 2a² प्लस 3m इंटू 3a² एंड 100m इंटू 100a²। तो शायद आप समझ पा रहे हो कि यहां पे r³ की सीरीज बन रही है, 1³ प्लस 2³ प्लस 3³ प्लस 4³ अप टू 100³। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है समेशन का, इसका फॉर्मूला होता है ma² n इंटू n+1 बाय 2 इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आ जाएगा हमारा I1 की वैल्यू। तो आई थिंक आप अभी तक चाहे एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल की बात करो, चाहे आप सिस्टम ऑफ पॉइंट पार्टिकल्स की बात करो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालने में बहुत कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हमारे पास पॉइंट पार्टिकल नहीं होता, हमारे पास एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम होता, ठीक है, या हमारे पास एक कंटिन्यूअस मास सिस्टम की बॉडी होती, जैसे अपने पास मान लो आपके पास स्फेयर होता, राइट, या फिर आपका हो सकता है कि कोन होता या डिस्क होती, रिंग होती। इन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे, अगर पॉइंट पार्टिकल नहीं हुआ तो। और देन हम लोग बात करेंगे कि ये रिजिड बॉडी है, अभी हम निकालेंगे कंटिन्यूअस मास सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद हम निकालेंगे सिस्टम ऑफ कंटिन्यूअस मास सिस्टम, ठीक है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, तो पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं।